नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर भारतीय संविधान के उस हिस्से को समझते हैं जो हम में से हर एक नागरिक का सुरक्षा कवच है, हमारे मौलिक अधिकार। ये बात एकदम सच है ना। इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब भी किसी को किसी भी सरकार को बेहिसाब ताकत मिली है तो उसका सबसे पहला शिकार आम इंसान की आज़ादी ही बनी है। तो हमारे संविधान बनाने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस चीज़ को होने से कैसे रोका जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सरकार को असीमित शक्ति देने के बजाय एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, एक ऐसी सीमा बना दी जिसे कोई भी सरकार पार नहीं कर सकती। और जानते हैं उस रेखा का नाम क्या है? मौलिक अधिकार। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। ये रेखा आखिर है क्या और इसका असली मकसद क्या है? इन्हें मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी इंसान के पूरे विकास के लिए, मतलब उसके इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वैसे ही जरूरी हैं जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन। इनके बिना कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, इनकी हिफाजत कोई मामूली कानून नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा कानून, हमारा संविधान, खुद करता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि ये अधिकार हमें सुरक्षा देते हैं। पर सवाल ये है कि किससे? क्या हमारे पड़ोसी से या किसी प्राइवेट कंपनी से? नहीं, संविधान कहता है कि ये अधिकार हमें राज्य से बचाते हैं। तो फिर ये राज्य आखिर है कौन? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 12 के हिसाब से राज्य का मतलब सिर्फ दिल्ली में बैठी सरकार नहीं है। इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें भारत सरकार और हमारी संसद तो है ही, साथ में सभी राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल भी हैं। इतना ही नहीं, हमारी नगरपालिकाएं, पंचायतें और एलआईसी और ओएनजीसी जैसी सरकारी एजेंसियां भी राज्य की परिभाषा में आती हैं। मतलब साफ है, इनमें से कोई भी अगर हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो हम सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अधिकार हैं और हमें ये भी पता है कि वो हमें राज्य से बचाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर राज्य ही इन अधिकारों को कानून बनाकर बदलने की कोशिश करे? यहीं पर एंट्री होती है हमारे अधिकारों के बॉडीगार्ड की। आर्टिकल 13। ये आर्टिकल हमारी अदालतों को एक सुपर पावर देता है जिसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अदालतें सरकार की किसी भी कानून की जांच कर सकती हैं, और अगर वो कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ पाया जाता है तो अदालत उसे तुरंत रद्द कर सकती है। पर इस सवाल पर कि क्या संसद मौलिक अधिकारों को बदल सकती है, संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक जबरदस्त खींचतान चली पूरे 24 साल। 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। जवाब में संसद 24वां संशोधन ले आई अपनी शक्ति वापस लेने के लिए। आखिरकार 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने सब कुछ सुलझा दिया। कोर्ट ने कहा, ठीक है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान की आत्मा, उसके मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और यही मूल ढांचा आज हमारे लोकतंत्र का असली रक्षक है। तो अब जरा देखते हैं कि ये अधिकार हैं कौन कौन से। जब संविधान बना था तब 7 थे, पर फिर संपत्ति के अधिकार को 1978 में इस लिस्ट से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अब इन्हें याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए। समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के खिलाफ धर्म और संस्कृति का उपचार किया। देखिए, इसमें सारे 6 अधिकार एक क्रम में आ गए। समता मतलब समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इन सब की गारंटी देता है। चलिए पहले अधिकार यानी समानता के अधिकार को थोड़ा समझते हैं। अनुच्छेद 14 में इसके 2 हिस्से हैं। पहला, जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं, मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये एक तरह से सरकार पर रोक लगाता है। दूसरा, जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि एक जैसी स्थिति में लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। और यही दूसरा हिस्सा सरकार को समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे पॉजिटिव कदम उठाने की इजाजत देता है, ताकि असल में समानता आ सके। अब आते हैं अनुच्छेद 19 पर, जो हमें आज़ादी की गारंटी देता है।
इसे एक नागरिक के सफर की कहानी की तरह सोचिए। सबसे पहले एक नागरिक को बोलने और अपने विचार रखने की आज़ादी मिली। जब उसने बोला तो उसकी बात सुनने के लिए लोग शांति से इकट्ठा हुए। जब लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया। फिर वो सब मिलकर पूरे देश में कहीं भी घूमे, कहीं जाकर बस गए और आखिर में अपनी जिंदगी चलाने के लिए कोई भी काम या व्यापार करने लगे। ये 6 आज़ादियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेद ना जादू की तरह हैं, जो समय के साथ और भी शक्तिशाली होते जाते हैं। आर्टिकल 21 तो समझिए जादू का पिटारा ही है। ये सिर्फ एक लाइन का आर्टिकल नहीं, बल्कि इंसानी गरिमा का पूरा घोषणा पत्र है। देखिए, शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने इसका मतलब बहुत सीमित रखा था, लेकिन फिर आया 1978 का मेनका गांधी केस और सब कुछ बदल गया। कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांसें लेना नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण, इज्जत की जिंदगी जीना है। और बस उसी दिन से इस जादुई पिटारे का ढक्कन खुल गया। तब से लेकर आज तक निजता का अधिकार, अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार, साफ हवा में सांस लेने का अधिकार और यहाँ तक कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार, ये सब इसी आर्टिकल 21 से निकल कर आए हैं। अधिकार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई उन्हें लागू ही ना करे, अगर सरकार ही उन्हें मानने से इनकार कर दे तो? इसीलिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। ये वो मास्टर की है जो बाकी सारे अधिकारों के तालों को खोलती है। इस आर्टिकल के तहत अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह के शक्तिशाली रिट हैं। समझिए 5 ब्रह्मास्त्र, जिनके जरिए वो तुरंत एक्शन ले सकता है। जैसे अगर किसी को गैर कानूनी तौर पर पुलिस ने पकड़ लिया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उसे छुड़ा सकती है। अगर कोई सरकारी अफसर अपना काम नहीं कर रहा तो परमादेश रिट उसे काम करने का आदेश दे सकती है। ये सिर्फ भारी भरकम कानूनी शब्द नहीं है, ये हम नागरिकों के हाथ में दिए गए असली हथियार हैं। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब कुछ असली मामलों से जुड़े सवालों के जरिए देखते हैं कि असल जिंदगी में ये अधिकार कैसे काम करते हैं। ये सवाल हमारे समय के सबसे बड़े संवैधानिक फैसलों में से एक पर है। सोचिए, राइट टू प्राइवेसी हमें कहाँ से मिला? जवाब है अनुच्छेद 21। 2017 के पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने एक मत से ये फैसला दिया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसके बिना गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है। इनमें से कौन सी संस्था राज्य की परिभाषा में नहीं आती? सही जवाब है बीसीसीआई। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि क्योंकि बीसीसीआई ना तो आर्थिक रूप से और न ही प्रशासनिक तौर पर सरकार पर निर्भर है, इसलिए उसे अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना जा सकता। एक और दिलचस्प सवाल, क्या ये सच है कि रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है? ये सही है या गलत? ये कथन बिल्कुल सही है। थोड़ा अजीब लगता है, पर ये सच है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। इस वजह से उनका दायरा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो आखिर में इस एक सवाल पर सोचते हैं, ये अधिकार हमें किसी की मेहरबानी से नहीं मिले हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता। एक आम नागरिक के लिए इस ढाल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम आज़ादी से बोल सकते हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं, और अगर कोई, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारे इन अधिकारों को कुचलने की कोशिश करे, तो हमारे पास देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की ताकत है। ये जानना, यही इस सुरक्षा कवच का असली मतलब है।